बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोगों को मैं उत्सर्जन के बारे में पढ़ाएंगे कि उत्सर्जन क्या होता है, किस प्रकार से उत्सर्जन की क्रिया विधि होता है, इसके बारे में आप लोगों को आज बताएंगे कि उत्सर्जन क्या होता है। देखिए, जब हम भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो भोजन के पाचन के फलस्वरूप क्या क्या बनता है, ग्लूकोज, वसाम्ल, प्रोटीन, ठीक। तो भोजन के पाचन के फलस्वरूप ग्लूकोज, वसाम्ल, प्रोटीन, ये सारी चीजें जो बनती हैं ये कहाँ जाती हैं, कोशिका में जाती हैं। ये कहाँ जाती हैं, कोशिका में जाती हैं। अब जब ग्लूकोज, वसाम्ल, प्रोटीन सारी चीजें कोशिका में जाती हैं तो कोशिका में क्या होता है, ऑक्सीजन श्वास के द्वारा जो है, श्वसन मार्ग के द्वारा हम वायु को ग्रहण करते हैं, जिसमें जो है ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज, वसाम्ल और प्रोटीन के साथ क्या कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है। और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है। और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या होती है, संचित होती है। अब देखिए, ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, इसके फलस्वरूप जो है क्या होता है, ऊर्जा बनता है। ऊर्जा किसके रूप में संचित होता है, एटीपी के रूप में, ठीक है। अब ऊर्जा के साथ साथ कुछ अनावश्यक पदार्थ भी बनते हैं, ठीक है। ऊर्जा के साथ साथ कुछ अनावश्यक पदार्थ भी बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया, अमोनिया हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। यानी ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज, वसाम्ल और प्रोटीन के साथ, इन सभी के साथ जो है अभिक्रिया करके जो है क्या बनाती है, ऊर्जा बनाती है, जो कि एटीपी के रूप में संचित रहती है। ऊर्जा के साथ साथ कुछ अनावश्यक पदार्थ भी बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हम, श्वसन मार्ग के द्वारा इसको वायुमंडल में जो है पुनः बाहर कर देते हैं, वायुमंडल में इसको भेज देते हैं। बाकी जो यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे क्या हैं, उत्सर्जी पदार्थ हैं। उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो देखिए, यूरिया और अमोनिया बनता कहाँ से है, देखिए ग्लूकोज से जो बनता है वो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, ठीक है। लेकिन वसा, अम्ल और प्रोटीन के विघटन से जो है किसका निर्माण होता है, यूरिया और अमोनिया का निर्माण होता है। यानी केवल वसा, अम्ल और प्रोटीन के विघटन से यूरिया और अमोनिया का निर्माण होता है, ठीक। तो यहाँ से हम उत्सर्जन की परिभाषा बना सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। ठीक। यानी अपशिष्ट पदार्थ का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो ये उत्सर्जन की परिभाषा हो जाएगी। अब इसके बाद जंतुओं में उत्सर्जन,
जंतुओं में उत्सर्जन। ठीक है, जंतुओं में उत्सर्जन की बात करें तो इसमें दो चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, एक है एक कोशिकीय यानी निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से होती है। दूसरा जो है बहुकोशिकीय जीव जो हम लोग आ जाते हैं उच्च श्रेणी के जंतुओं में, उसमें उत्सर्जन की क्रिया किस प्रकार से होती है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक, तो देखिए इसमें जो है उच्च श्रेणी के जो जंतु हैं, उच्च श्रेणी के जंतुओं में, या हम कह सकते हैं बहुकोशिकीय जंतुओं में, ठीक, यानी उच्च श्रेणी के जंतुओं में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है, जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक, अभी इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में, या हम बात करें बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं जिनमें हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, में अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग कहते हैं। और इसी उत्सर्जी अंग के द्वारा जो है हम उत्सर्जन की क्रिया को करते हैं। ठीक है, अगर बात करें जो है निम्न श्रेणी के जंतुओं में, या जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं, निम्न श्रेणी के जंतुओं में, या हम बात करें जो है एक कोशिकीय जंतु के बारे में। ठीक, तो निम्न श्रेणी के जंतुओं में, या हम कह सकें एक कोशिकीय जो जंतु होते हैं उनमें जो है कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है, कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है, अंग नहीं पाया जाता है। ऐसे जीवों में शरीर की सतह से विसरण, शरीर की सतह से विसरण की क्रिया द्वारा, ठीक, तो विसरण की क्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं, ठीक, तो निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं वो एक ही कोशिका के बने होते हैं, यानी एक कोशिकीय जंतु होते हैं, तो उसमें एक ही अंग होता है, मतलब एक ही कोशिका होती है। ठीक है, तो उसमें एक ही अंग पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं पाया जाता है। ऐसे जीवों में शरीर की सतह से, जो उनका शरीर होता है उनकी सतह से ही विसरण की क्रिया द्वारा ही अपशिष्ट पदार्थ को वो बाहर निकालते हैं। ठीक, तो ये जंतुओं में उत्सर्जन हो गया। अब इनमें हम लोगों को पढ़ना है
मानव में उत्सर्जन के बारे में, ठीक है। यानी जंतुओं में उत्सर्जन की बात करें तो दो चीज़ों के बारे में हमने जाना, एक उच्च श्रेणी के जंतु और एक निम्न श्रेणी के जंतु। तो हम लोगों को पढ़ना है उच्च श्रेणी के जंतु में, जिनमें है मानव। मानव में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन, ठीक। तो मानव में वृक्क, इसको हम किडनी कहते हैं, ठीक। मानव में वृक्क सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है, ठीक। तो मानव में अगर बात करें जो है उत्सर्जन के बारे में, तो मानव में वृक्क जो होता है, जिसको हम किडनी कहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग होता है, ठीक। वृक्क के अतिरिक्त जो है हम अगर बात करें जो है तो वृक्क से ही संबंधित जो है कुछ अन्य रचनाएं भी होती हैं। वृक्क से ही संबंधित कुछ अन्य रचनाएं होती हैं जो उत्सर्जन में भाग लेती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, ठीक। ये सारी चीजें होती हैं जो उत्सर्जन में क्या करती हैं, भाग लेती हैं, ठीक। तो अब हमको पढ़ना है वृक्क के बारे में। तो अगली हेडिंग है वृक्क की संरचना। वृक्क की संरचना, वृक्क की संरचना, ठीक। बच्चों ये वृक्क की संरचना का चित्र यहाँ पर बनाया है हमने जो है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखिए ये धमनी है, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, धमनी का है। और ये वाला जो पार्ट होता है किसका है, सिरा है, ठीक है। ये किडनी है, वृक्क है, जिसको वृषण भी कहते हैं, वृषण के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। इसी वृक्क में जो है हाइलम पाया जाता है, ठीक है। ये मूत्रवाहिनी है, ये जो दो नली निकली हुई है इसका क्या नाम, मूत्रवाहिनी है, ठीक है। ये मूत्राशय है और ये मूत्रमार्ग है, ठीक। तो वृक्क की संरचना में देखिए, तो मनुष्य में या मानव में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, ठीक। तो मानव में एक जोड़ी वृक्क पाया जाता है, देखिए यहाँ पर एक दो ना, एक यानी एक जोड़ी जो है वृक्क पाया जाता है मानव में। वृक्क ठोस रूप में होता है, वृक्क ठोस रूप में होता है, ठीक। अगर इसके रंग की बात करें जो है तो इसका रंग भूरे या हम कह सकते हैं गहरे भूरे लाल रंग का होता है, गहरे भूरे लाल रंग का होता है। अगर इसकी लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। तथा चौड़ाई की अगर बात करें, तो 5 से 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, ठीक। और मोटाई की अगर बात करें तो 2.5 से यानी 2.5 से 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, इसकी मोटाई होती है।
उसी के आगे वृक्क में हाइलम पाया जाता है। हाइलम पाया जाता है। देखिए हाइलम कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये वृक्क में ही क्या पाया जाता है, हाइलम पाया जाता है। हाइलम से दो नली, या हम कह सकते हैं प्रत्येक वृक्क के हाइलम से प्रत्येक वृक्क का मतलब इन दोनों ही वृक्क से, ठीक है। तो प्रत्येक वृक्क के हाइलम से दो नली निकलती है। जिसे मूत्रवाहिनी के नाम से जाना जाता है। मूत्रवाहिनी के नाम से जाना जाता है। और यह मूत्रवाहिनी मूत्राशय में जाकर खुलती है। या जो मूत्रवाहिनी है, ठीक है, ये नली जो है तो ये कहाँ जाकर खुलती है, मूत्राशय में जाकर खुलती है। अगर मूत्राशय की बात करें तो मूत्राशय थैलीनुमा संरचना होती है। मूत्राशय थैलीनुमा संरचना होती है। यह मांस पेशियों की बनी होती है। यह मांस की बनी होती है। मूत्राशय से एक पतली नली निकलती है। एक पतली नली निकलती है। जिसे मूत्र मार्ग के नाम से जाना जाता है। जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। यह मूत्र मार्ग शरीर के बाहर खुलता है। यह मूत्र मार्ग शरीर के बाहर खुलता है। ठीक। ये मूत्राशय जो होता है थैलीनुमा संरचना होती है और ये मांस पेशियों की ये बनी होती है। और ये मूत्राशय से ही एक पतली नली निकलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। और ये जो मूत्र मार्ग होता है ये शरीर के बाहर क्या होता है, खुलता है। तो ये वृक्क की संरचना के बारे में। अब इसके बाद जो है वृक्क की आंतरिक संरचना। वृक्क की आंतरिक संरचना।